विडंबना यह है कि फेल होने पर भी लड़के सीरियस नहीं हो रहे। दुख ये होता है कि जब हमारे रीजनिंग के बैच बनते हैं तो 200 बच्चे आते हैं और सीसेट पर बच्चे क्या कहते हैं कि पढ़ लूंगा, ये कोई मिस कॉन्सेप्ट, पढ़ लूंगा। अभी तो कम है, आप भी आई थी लास्ट टाइम, फरवरी में आई थी, बहुत लास्ट में, आप याद है मुझे। बच्चे जगते कब हैं? फरवरी में, सरस्वती पूजा के बाद, बसंत पंचमी के महीने में जगते हैं कि मुझे सीसेट क्वालिफाइंग करना है, और उस समय बड़ा टफ काम हो जाता है। सही समय सीसेट का अभी का समय है। सभी आप यूटिलाइज करेंगे ना तो अभी फायदा होगा कि दिवाली तक, नवंबर तक कोर्स समाप्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैक्सिमम दिसंबर, तो आप फ्री हो जाएं और दिसंबर के बाद आप मॉक देने का प्रयास करें। तो पहले मैं चाहूंगा मीडियम क्या आप लोग का? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी। आपका? इंग्लिश। हिंदी? आपका भी हिंदी, आपका इंग्लिश। इंग्लिश। मेरा पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाइलिंगुअल है, दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्योंकि नाम तो आप मुझे जानते ही होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सेक्शन लूंगा आपका लॉजिकल, डीएम, जनरल मेंटल एबिलिटी, और डीआई का सेक्शन। किसका लूंगा? डीआई। मेजर सेक्शन में खुद संभालूंगा। बेसिक न्यूमरेसी में आपको आएंगे एक्सपर्ट मैथ के टीचर, जो कि मैथ का फोबिया बना होता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ाएंगे एक अलग टीचर, जो ये 2 सेक्शन। 4 सेक्शन में खुद संभालूंगा आप लोग का। मैंने पिछले वर्ष पे रिजल्ट दिलवाया हूं बच्चों का इसी के बल पे, जिनका मैथ बहुत वीक है, नहीं बना पाए, 2-4 बना पाए, फिर भी वो सक्सेस हो गए मैथ में। क्यों? क्योंकि लॉजिक उनका हाई था। तो मान लीजिए रीडिंग ए क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, यदि मैं 25 इसको सही करवा देता हूं, 22 भी सही करा देता हूं, तो अब 10 क्वेश्चन तो बाहर से भी ले लेंगे ना, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन। आप लोग क्या करते हो कि ज्यादा फोकस आप इस पर करते हैं, मुझे लगता है 90% छात्र यही हो रहे हैं, और यही लगता है कि बन जाएगा, पर बन नहीं पाते, क्योंकि इसका जो थीम है आप सोचते हो एज अ लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कमीशन सोचता है एज अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स व्हाई आंसर डिफर हो जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग का आंसर आप डिफर पाते होंगे कि जो हिंदी के, इंग्लिश के जो एक्सपर्ट टीचर हैं, जो बहुत महान टीचर हैं, उनका आंसर और आयोग का आंसर डिफर कर जाता है। वो अपनी विद्वता लगाते हैं हिंदी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पूछता है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वे करने के इसके आंसर और उसके आंसर वैरी कर जाता है, और ये एक लालच क्रिएट करता है। इससे हमें बचना होगा। बचने का मतलब बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा बाद में। पहले मैं कुछ डिस्कस करने से पूर्व बता दूं कि आप लोग का जो ड्रॉबैक है सीसेट में, सीसेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, रही बताएं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 80 क्वेश्चन है, और आप जानते हो कि एक क्वेश्चन होते हैं 2.5 मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 200। एम आई राइट? ये 80 क्वेश्चन हैं और यहां 200 मार्क्स। बताओ तो क्वालिफाइंग के लिए कितने नंबर चाहिए? 66, 37 मान लेता हूं, तो वहां आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए एग्जैक्ट 27। मैं 28 कर दिया। यदि जो बच्चे 80 में से 28 क्वेश्चन को सही बनाएगा वो क्वालिफाइंग कर जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मैं 28 चूज करूं और सारे सही हो जाएं, क्योंकि वी आर नॉट गॉड। तो गॉड ही कर सकते हैं। तो 28 को पिक किया और 28 सही हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि यदि हम 80 में से 40 क्वेश्चंस को पिक कर लें 2 घंटे के अंदर, इस 40 से 28 को सही करना काफी आसान था। 28 क्या हम करेंगे, 32 प्लस करके आ जाओगे, और हमें क्वालिफाइंग के लिए चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 27 to 28। हमें आप 40 क्वेश्चन पे टाइम देंगे 120 मिनट का। 2 घंटे का होता है ना पेपर होते हैं 2 घंटे का, 120 मिनट। तो बताओ एक क्वेश्चन पे टाइम कितना मिला? 3 मिनट। तो जब आपके एक क्वेश्चन पे 3 मिनट का टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर निकालना बहुत टफ काम हो जाएगा। अब इस 40 क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें बांटना है 2 सेक्शन में। फर्स्ट आवर, पहले 1 घंटे में आप पूरा टाइम देंगे
रीजनिंग पर और डीआई पर, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पर। बेसिक मैथ का मतलब है जो नहीं, मैथ नहीं है। जैसे अभी मैं जस्ट पिछले वर्ष का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वो मैथमेटिक्स है ही नहीं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है। कि मान लीजिए यदि आप 1 से लेकर 100 तक लिखते हैं तो कितनी बार नंबर 5 आएंगे, कितनी बार 3 आएंगे, ये मैथमेटिक्स नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन आपका बेसिक मैथ का, इससे आपको चूज करना है 4 से 5 क्वेश्चन और रीजनिंग डीआई को चूज करके बनाने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बनाने हैं। 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है। और अगले घंटे में क्या करना है कि जो क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया हूं उस पर आऊंगा और बनाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। क्या बनाऊंगा? कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए इस क्वेश्चन से ये मान लीजिए क्वेश्चन, ये आपका पेपर है, एज इट क्वेश्चन आए थे, ये 2022 का पेपर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां कहा गया है व्हाट, मैं भी आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे पिक करता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। ये टॉपिक है क्या गर्ल्स? सीरीज। और मैं रीजनिंग में मास्टरी करवा देता हूं, ये बन जाएगा 10 सेकंड में क्वेश्चन, सही मायने में क्वेश्चन बन जाएगा 10 सेकंड में। 10 के बाद 10 है तो वेरी सिंपल कि 20 के बाद 10 है तो हाफ, और 10 के बाद 10 है तो इंटू 1, 10 के बाद 15 है तो इंटू 1.5, 15 के बाद 30 है तो इंटू 2, और 30 के बाद 75 है तो इंटू 2.5। ये दूनी 60 और 15 75। अब 75 गुने 3 करेंगे तो कोई क्वेश्चन में जान है क्या? आपको जान के सही होगा 225। लेकिन हम लोग इतना नर्वस है पेपर में कि पेपर में इसको दिमाग लगे, पूरा दिमाग लगाने। तो ये क्वेश्चन आप ही नहीं 70% बच्चे गलत करके आ गए पेपर में, कि तुम्हें लगा कि 20 माइनस 10 और फिर प्लस 0 करके बैठे हुए। तो सोच बदलना पड़ेगा। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो 75 त्रिज्या निकालना है तो 225 होगी। अब ये क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो सुनने का प्रयास करें। अब इस 2.5 मार्क्स में हमें समय कितना लगा है? तो मानो न मानो मैक्सिमम 1 मिनट। वैसे टाइम तो 30 सेकंड का ही है, क्योंकि यहाँ 10 के बाद 10 है, इंटू 1 हाफ है, तो वहां ये 1.5 हो गया, 2, 2.5, 3। लेकिन मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं। ये टॉपिक है सीरीज, रीजनिंग का टॉपिक है। तो यदि मैं इतने कूल माइंड से 1 घंटे में टाइम लगाऊंगा 20 क्वेश्चन, तो आसानी से पिक हो जाएगा। और अगले 1 घंटे में क्या 10-12 क्वेश्चन नहीं कर सकता? लेकिन जो टॉपिक पर आप कमांड करना चाह रहे हैं उस पर कमांड करना होगा, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो या कॉम्प्रिहेंशन। कमांड का मतलब होता है कि गहराई में जाना होगा टॉपिक के, तभी हो पाएगा। जैसे नंबर 2 अब कह रहा, देखिए एक टॉपिक है आपका, क्या टॉपिक है? कैलेंडर। अब यहां एसएससी के बच्चे हों या आईएएस के बच्चे हों, कोई नहीं बना पाएगा जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। और कॉन्सेप्ट है तो हर कोई बना सकता है। ये क्लास 5वीं क्लास का लेवल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? अब सुनने का प्रयास करें। Which date of June 2099 among the following is Sunday? तो जब तक मुझे किसी भी डेट का डे निकालने नहीं आएगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे? और फिर यह भी लिखा हुआ है कि रविवार किस डेट को होगा। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप 1 जून 2099 निकाल लें। तो अब आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना, कि जब तक आपको डेट से डे निकालने नहीं आता तो आप बना ही नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए 1 जून 2099 को निकला शुक्रवार, मान लेता हूं, तो निश्चित रूप से शनिवार कब होगा, संडे कब होगा? 3 तारीख को। यदि 1 तारीख का होगा थर्सडे तो 4 को होगा संडे। इसके लिए क्या करना होगा कि आपके पास कैलेंडर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये पेपर में आया थे ना क्वेश्चन,
यूपीएससी में। तो आप क्या करते, 1 जून 2099। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी किसी डेट को डे में कन्वर्ट करना होगा तो लिखेंगे डेट प्लस मंथ, सॉरी, डेट प्लस ईयर, ईयर अपॉन 4, मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड अपॉन 7। मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि पेपर में देखो क्यों बच्चे गलती करते हैं। तो मैं पहले 1 जून को निकाल लूंगा, तो हमें निकालना है कि किस डेट को संडे है। अब देखिए डेट क्या है 1, तो 1 कर देंगे। डेट क्या है 1, ईयर क्या है 99, ईयर अपॉन 4 क्या है 99 अपॉन 4, मतलब प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि 99 में कितने लीप ईयर हो गए। प्लस मंथ कोड, कौन सा महीना है जून, तो पढ़ाऊंगा जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 पढ़ाया था, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जून का कोड 5। सेंचुरी कोड 2000 में डिवाइड करेंगे 400 से, तो रिमेनिंग कितना आएगा 0, कोड क्या होगा 6 अपॉन 7। इसको काटो, 4 2 जा 8, अब 4 4 जा 16, अर्थात 99 वर्ष में 24 वर्ष क्या है लीप ईयर। तो 99 प्लस 1 कितने हो गए 100, 100 प्लस 24 124, 5 129 और 6 135 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 6 7 6, 7 कितना बचा 65 और 7 9 जा कितना बचा 2। अब 2 का मतलब होता है कि संडे का कोड होता है 1 और मंडे का कोड क्या होता है 2, अर्थात वह दिन क्या है मंडे। अब आप सोचने का प्रयास करो कि यदि 1 तारीख का दिन मंडे है, 1 तारीख का दिन क्या है मंडे, तो प्रत्येक 7 दिन पर दिन की पुनरावृत्ति होती है। तो यदि 1 जून 2099 को 1 जून 2099 को यदि सोमवार का दिन होगा, तो निश्चित तौर पर अगला सोमवार होगा 8 जून को। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यदि नेक्स्ट होगा 8 जून को, तो 7 को क्या होगा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कहने का पेपर में आपको इसी ढंग से क्वेश्चन को समझना है। यही कारण है कि सीसेट के क्वेश्चन एसएससी से अलग है। मैंने तो एक ही बात कहा ना कि जून 2099 को रविवार कब होगा, तो मैं निकाल लिया 1 जून और फिर पकड़ लिया 7 जून को ही संडे। लेकिन यह बात कब निकाल पाओगे जब आपके पास क्या होगा कॉन्सेप्ट किसका कैलेंडर का। अब ये बताओ ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है या नहीं, मुझे ये बताओ। अब मैं कोई ट्रिक नहीं बताया, बताया कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नो नीड उसलिए आ जाएगा, आ सकता नो डाउट। अब देखो थर्ड, अब यहां देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन। एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं? हाउ मेनी सेकंड इन टोटल आर देयर इन द एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर, एक्स मिनट और एक्स सेकंड। तो आप जानते हो कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो यहां लिखा है एक्स वीक। तो एक्स वीक है तो आप यहां देखो कि एक्स वीक है, एक्स दिन है, एक्स घंटे हैं, एक्स मिनट है, एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? तो यहां एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन। अब आप देखो कि एक्स सप्ताह है, हो सकता है 4 सप्ताह हो, 5 सप्ताह हो, 6 सप्ताह हो, कुछ भी हो सकता है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या लग रहा है, कैसे आप पकड़ लोगे इस क्वेश्चन? डी तो आयोग ने भी माना होगा, तो डी मान ली।
डी ने तो वो भी माना है, आयोग ने माना होगा बी या डी होगा, बट लॉजिक क्या लगा लिया? आप लोग क्या सोच रहे थे, कैसे कैसे बनाया जाएगा कुछ? इसमें अब ये कुछ रूल नहीं है, कुछ भी नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इसके लास्ट में डिजिट 1 0 तो कभी होगा ही नहीं, तो हो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम हुआ भी नहीं। देखिए ये तो देखते ही बाहर हो गया। इन दोनों में से क्या होगा? तो पहले की लास्ट में 0 आएगा नहीं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि x सप्ताह है, x दिन है, x घंटे है, x मिनट है और x सेकंड में कुल कितने सेकंड होते? तो पहली बात, सप्ताह तो मान लीजिए मेरा एक सिंपल सा मान लीजिए कि हमने मान लिया कि 1 वीक की बात करता हूं, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, 1 वीक की बात किया। यदि हम 1 वीक की बात करूंगा तो x सप्ताह, x दिन एक सप्ताह में, आप बताओ कि 1 वीक में कितने दिन होंगे? 7 डेज। एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24। एक घंटे में कितने मिनट होंगे? 60। एक मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60। राइट। अब आपको यहां देखना यह है इस क्वेश्चन, तो कितने दिन होंगे? 7 दिन। तो यदि मैं एक ही वीक की बात करूं तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 हुआ नहीं। मान लीजिए एक की बात किया, एक प्रैक्टिस सिखाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक वीक है, तो एक वीक है तो x का मान हमने 1 मान लिया, तो x दिन है तो 7 × 1 कितना हो गया? 7 दिन हो गया। तो कुल कितने सेकंड है? तो नियम कह रहा है कभी भी इसकी यूनिट पर 0 नहीं आएगा। अब ये कैच नहीं कर पा रहे हैं, अब ये कैच नहीं कर पा रहे, एक सेकंड, चेहरा बता रहा है आप भी नहीं कैच कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना, मान लो नहीं बना, अब रुक जाना, मैं आ रहा हूं, रीबैक आ रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन BR का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जिसको आप आसानी से बना सकते हैं, पढ़ के जाएंगे तो। ब्लड रिलेशन, तो PQRS परिवार के 6 मेंबर हैं, Q का पति पत्नी R हैं। इसका मतलब है Q का विवाह किसके साथ हुआ है? R के साथ। अब लिखा है क्वेश्चन में कि R इज द स्पाउस ऑफ Q, U इज द मदर ऑफ T। तो U किसकी मां है? U इज द मदर ऑफ T एंड S इज द डॉटर ऑफ U। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि T की मां कौन है? U, और U की पुत्री कौन है? S। तो यहां TUS तीनों के तीनों अननोन है ना। देखिए U भी अननोन है, T भी और S भी, छोड़ देना। P's डॉटर इज T, क्या लिखा? P's डॉटर इज T एंड R सन इज P। तो R का सन कौन है माय डियर? अब देखो P की पुत्री T है, मुझे PT नहीं मालूम, और R का पुत्र क्या है? P है। जब R का पुत्र P हो गया
और यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यू इज द मदर ऑफ टी। यू किसकी मां है? टी की। तो यू टी की मां है। और एस इज डॉटर ऑफ यू। एस किसकी डॉटर है? यू की। पीज डॉटर टी। पी डॉटर टी। तो पीज डॉटर इज टी, अर्थात पी की बेटिया कौन है? टी है। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करना। हिंदी मीडियम है बैच में क्या? इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम आप लोग का है। हिंदी में पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। तो पी की पुत्री कौन है? टी। इसी बता दूं, कुछ चेहरे से कंफ्यूजन लग रहा है। डबल बॉन्ड डबल कैप का मतलब मैरिड कपल, विवाहित युग। सिंगल बॉन्ड डबल कैप का मतलब भाई बहन। और सिंगल बॉन्ड में ऐसे कैप लगा होगा तो यह डॉटर और सन, ये माता पिता। अब देखिए, टी किसकी बेटी है? पी की। अब यहां लिखा हुआ क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, यू इज द मदर ऑफ टी। यू इज द मदर ऑफ टी। टी के फादर कौन है? तो पी का विवाह किसके साथ हुआ है? यू किसकी मां है? टी की। अब लिखा है एस इज द डॉटर ऑफ यू। यू की पुत्री का नाम क्या है? एस। अर्थात पीयू के दो पुत्री, टी और एस। टी के पिता का नाम पी। पी के फादर मे बी क्यू, मे बी आर। अर्थात घर में क्यू दादा भी होंगे, दादी भी, आर दादा भी और दादी भी। तो कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टी का दादा नाना क्यू है। तो टी का दादा नाना क्यू है, कंफर्म तो नहीं है ना, क्योंकि क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। तो क्यू मे बी ग्रैंड मदर। गलत। पी की दादा नानी क्यू हैं, यह भी कंफर्म नहीं है। पी की मां आर है, पी की मां आर है, कंफर्म नहीं है। लेकिन क्यू की प्रपौत्री टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, ये कंफर्म। ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन था, लेकिन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि टी नहीं पढ़े थे आप लोग। तो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि जो पाठ पढ़ कर जाएं तो सीखते प्रयास करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टॉपिक है क्या बॉयज एंड गर्ल्स? ब्लड रिलेशन। तो जब भी हम रिलेशन की बात करें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको टफ लगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन इजी है या नहीं, ये क्वेश्चन इजी है या नहीं, ये कुछ हाईली कॉन्सेप्चुअल है, तो हर कोई पिक नहीं कर पाया, मैंने भी लगा दिया क्वेश्चन मार्क। हम लोग करेंगे अगले राउंड में। आंसर तो यही होगा ना, ये यहां इसमें आ जाए। तो ये टॉपिक है बी आर। इसको बना सकता हूं आसानी से 2 मिनट के अंदर। मैंने एक क्वेश्चन पे टाइम कितना लगाया है? 3 मिनट। अब तो हिंदी में पढ़ रहा हूं। क्यू का पति पत्नी आर है। तो क्यू का पति पत्नी आर है, इसका मतलब क्यू का पति पत्नी में से कोई आर होगा। तो क्यू मे बी पति, मे बी पत्नी, आर मे बी वाइफ, मे बी हस्बैंड। टी की मां यू है, ना मुझे टी मालूम ना मुझे यू मालूम। यू की पुत्री एस है। इस लाइन को मैंने भी क्या कर दिया? स्किप कर दिया। पी की पुत्री टी है, मुझे यह भी नहीं मालूम, लेकिन आर का पुत्र कौन है? पी। तो यही कंफर्म हो गया, पी जो है सो पुत्र। लिंक करना। पी की पुत्री कौन है? टी। तो पी की पुत्री कौन हो गई? टी। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि टी की मां कौन है? यू। तो टी के फादर कौन है? पी। तो पी का विवाह किसके साथ हुआ है? यू के साथ। अब यह भी लिखा है कि यू की पुत्री एस है, तो यू की पुत्री टी भी है, तो टी की बहन का नाम क्या होगा? अर्थात इस कपल के माता पिता कौन है? पी यू। पी के फादर मे बी क्यू, मे बी आर। अब कहा गया कौन सा सही है, तो बोलेंगे टी जो है वह क्यू की पोती है। टी जो है तो क्यू की। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र इसको नहीं बना के आ पाएंगे। क्यों नहीं बनाए मालूम है? एक तो कॉन्सेप्ट नहीं था, दूसरा इसको लिंक करने का पावर डेवलप नहीं हो पाया। और कभी भी सी सेट ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा कॉन्सेप्ट। आप तो कैसे लिंक कर पा रहे हैं? ये तो आप बना के आई होंगे मेरे ख्याल से। बहुत इजी क्वेश्चन था डी। ये बनने लायक क्वेश्चन है या नहीं? अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस वर्ष क्या हुआ कि डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आ गए। याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो बच्चे क्या बोल रहे थे उस बैच में कि सर ये तो एसएससी में आते हैं, और जो मेंस लिख जिनका निकल गया प्री वही बोल रहे हैं कि सर आपने बहुत सही पढ़ा दिया। जब मैं पढ़ा रहा था लास्ट ईयर बैच में डेटा सफिशिएंसी, तो बच्चे क्या बोल रहे थे, ये जो टॉपिक है एसएससी बैंकिंग में आते हैं, मत पढ़ाइए आप। यूपीएससी में कौन कहां आ जाए पता ही नहीं। एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ना कि टॉपिक क्या है, डायरेक्शन। टॉपिक क्या है, आप देखना इतने लेंथी क्वेश्चन को आप कैसे बनाते। हाउ फार पी फ्रॉम क्यू, पी क्यू से कितनी दूरी पर है। कहा गया शहर पी जो है वो क्यू से कितनी दूरी पर है, मतलब पी और क्यू की दूरी निकालना। और आपके पास दो कथन है 1 और 2। आपसे यह पूछा गया है कि इस प्रश्न के लिए क्या कथन एक अकेला पर्याप्त है, क्या कथन दो अकेला पर्याप्त है, दोनों मिलकर है या दोनों मिलकर नहीं। अब देखो, शहर क्यू आर से 18 किलोमीटर दूर है। ये बताओ क्यू आर से 18 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, कहीं भी हो सकता है। छोड़ देता हूं क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं, क्या निकालना है, दूरी। तो मान लिया कि क्यू आर से नॉर्थ में, आप ईस्ट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहर पी आर से 43 किलोमीटर दूर है। अब यहां दिक्कत यह है कि शहर पी आर से 43 किलोमीटर दूर है। एक ही बताओ, यदि मैं अकेला 1 पढ़ा हूं तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहां पी है ही नहीं। तो क्या स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है? सुनेंगे, क्या कथन एक अकेला पर्याप्त है? नहीं। नंबर 2, पी आर से 43 किलोमीटर दूर है, क्या कथन 2 अकेला पर्याप्त है? नहीं। तो जब 1 2 अकेला पर्याप्त नहीं है तो हम मर्ज करेंगे। दिक्कत यह हुई कि पी आर से 43 किलोमीटर है, तो पी की संभावना यहां भी हो सकता है, यहां भी और बात समझ आ रही है ना? तो आप यह बोलना कथन 1 और दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं। लेकिन दुख की बात बताऊं कि इसको भी गलती करके छात्र आए हैं। मैं आप लोग पर नहीं बोल रहा हूं, तो आप लोग सही करके आए हो। मोस्टली गलत कर दिए। वो जानते हो क्या निकाल दिए, उनके मन में क्या था, वो लगे पी को यहां निकाल लें और माइनस करके निकाल लिए। पी आर के नॉर्थ में है, ये किसने कहा है? मे बी नॉर्थ ईस्ट, मे बी ईस्ट, मे बी साउथ, कई डायरेक्शन हो सकते। बात समझ आ रही है ना? तो आप यह बोलें 1 से भी नहीं निकाल पाओगे, नहीं 2 से, दोनों को मिलाकर भी हम नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज? एस टाइप के 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए अब ये जो सिलॉक्स वाले क्वेश्चन इतना इजी है, तो मास्टरी कमांड है। जी जी कैसे निकालेंगे? एक सेकेंड सुनेंगे, एक सेकेंड। क्यू आर से 18 किलोमीटर है, कहां मानू? कहीं नॉर्थ मान लिया, मान लीजिए मैंने यहां नॉर्थ मान लिया। अब कह रहा है कि पी जो है सो आर से 43 किलोमीटर, आर से, तो मैं तो यहां भी कर लूंगा। तो आप कह रहे हैं ये मैं निकाल लूंगा, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, मैंने यहां कर लिया पी, तो निकलेगा, लेकिन वेरिएशन एक नहीं है ना, कई है ना, डेटा अलग अलग है ना, एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं तो इसका मतलब अपर्याप्त, दूरी तो एक ही होना चाहिए। आप देखिए एक सिलॉक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इसको बना लिए होगे, इसको तो बहुत इजी था। ये आप लोग का कमांड है कि नहीं? तो मैं मास्टरी करवा रखता हूं बच्चे को। जैसे ऑल पेन्स आर बुक, सभी कलम क्या है? सभी कलम क्या है? किताब है। देखिए सभी कलम क्या है? किताब। नो चेयर इज पेन, कोई भी कुर्सी कलम नहीं, कोई भी कुर्सी
कलम नहीं। सभी, दो ही कथन है ना, फिर से पढ़ना, ऑल पेन्स आर बुक, नो चेयर इज ए पेन। अब कह रहे हैं ऑल चेयर्स आर बुक, ऑल चेयर्स आर बुक, सभी कुर्सियां किताब हैं। सभी कुर्सी किताब हैं, ये रिलेशन कांट से सही नहीं। सम चेयर्स आर पेन, कुछ कुर्सियां कलम है, कुछ कुर्सी कलम है, कुर्सी का कलम में नो का संबंध है, पॉजिटिव गलत। ऑल बुक्स आर चेयर, सभी किताब कुर्सियां हैं, गलत। कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, ये भी कांट से। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, इसमें कोई भी सही नहीं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं सिलोलॉजी में, तब तक इसको कैसे बना पाएंगे। और यहां 2 क्वेश्चन दिए गए थे, मैं सिर्फ ये बताना भी चाह रहा हूं सिलेबस से पूर्व कि ये सब क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी है। ये सब 2.5 नंबर क्या है? बोनस मार्क्स। आप जरा सोच के बताओ, मैं फिर से बता दूं कि मैंने अभी हंसते हंसते कितने क्वेश्चन को कब्जे में कर लिया, जरा बताना। 1 2 आ गया, 2, इसको मैंने भी हटा दिया, 3 और ये 4, ये 5। ये सब क्वेश्चन क्या है? बनाने वाले हैं। लेकिन आप लोग क्या बनाना चले जाते हैं? समावेशी विकास के लक्षण, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, जिसका कोई फायदा नहीं है फिलहाल अभी। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स आर टीचर, कुछ डॉक्टर जो हैं वो क्या है? टीचर हैं, शिक्षक। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, सभी शिक्षक क्या हैं? इंजीनियर। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक हैं। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ वैज्ञानिक क्या है? डॉक्टर, सही। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, इंजीनियर का डॉक्टर में सम है तो ऑल सही। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये क्या है? सही। 1 और 3 कहीं है क्या? सी। ये 2.5 नंबर बोनस है, मैं सिर्फ बोनस दिखाना चाह रहा हूं। अभी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो ये पढ़ाए भी नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँ। ये सब क्वेश्चन देखो आप, 7 क्वेश्चन तो मुट्ठी में कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट 2 आए थे, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब एक कोडिंग डिकोडिंग पूछा है, लखनऊ वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी छात्र गलतियां हुई हैं। कारण क्या है कि उनको लैंग्वेज का मीनिंग ही नहीं मालूम चला। ये टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा का मतलब है कि ए से जेड की बजाय क्या लिखें? जेड से ए, उल्टा कर दिया। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उसी वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से लखनऊ को निरूपित कौन करेगा? क्या मतलब हुआ? If the order of the letters in the English alphabet is reversed and each letter represented the letter whose position it occupies, which one of the following represent Lucknow? तो L U C K N O W, राइट? आप बताओ कि L का रिवर्स क्या होता है? तो L का नंबर 12 होते हैं, U का नंबर 21, 3, 11, 14, 15 और 23। मैं पढ़ाऊंगा कोडिंग में कि जब 2 का सम 27 हो तो दोनों अपोजिट होते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि A का रिवर्स क्या होता है? Z, B का रिवर्स क्या होता है? Y। तो L का अपोजिट क्या होगा? तो L का अपोजिट होगा O, O का नंबर 15 होता है। U का अपोजिट क्या होगा? तो 27 माइनस 21, 6 का मतलब F। देख रहे हो ना? C का अपोजिट क्या होगा? X, 24। K का अपोजिट क्या होगा माय डियर? P, 16। N का अपोजिट क्या होगा? M, O का L, W का D। मैंने कैसे निकाल लिया? जब 2 का सम 27 हो तो ये दोनों अपोजिट माने जाते हैं, यही तो पूछा गया है। तो OFX PMLD ऑप्शन नंबर। लेकिन बता दो यहां भी छात्र गलती किए, क्यों? हमको पता ही नहीं करना क्या था।
अब बताओ ये 2.5 नंबर बोनस है या नहीं? आप जो गलती की हो ना उसको आप भूल जाओ, सिर्फ ये देखने का प्रयास करो कि हम लोग पेपर में किस क्वेश्चन को क्यों नहीं बनाते। बहुत बच्चे तो पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में इसको बना ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए वहां तक। वो तो लगे हुए थे वायरस के बारे में पढ़ने में कि वायरस के प्ररूप क्या क्या है। तो कहने का ये सब 2.5 नंबर क्या है, बोनस। अब देखो नेक्स्ट, एक क्लॉक वाले क्वेश्चन पूछे, और देखिए क्लॉक वाला क्वेश्चन हाईली कॉन्सेप्चुअल। क्या ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है क्लॉक, और देखो इसको पढ़कर आपको भी हंसी आएगी। कह रहा है कि थोड़ा अपराह्न का मतलब होता है 12 बजे के बाद, दिन में पीएम। अपराह्न 3:60 बजे और अपराह्न 3:17 के बीच घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलती है। अब हमें पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपराह्न 4:58 और 4:59 के बीच घड़ी के मिनट की सुई सेकंड की सुई के साथ मिलती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो जब 4:58 से 4:59 होगा तो निश्चित तौर पर सेकंड की सुई मिनट से टकराएगा ही ना। कोई नई बात तो नहीं करती, तो सही है। गर्ल्स, between 4:58 p.m. to 4:59 p.m. both minute hand and second hand coincide। ये तो होगा ही कि नहीं होगा? बस में नहीं आई माय डियर, क्लियर है ना? मतलब जैसे 4:58 हो रहा है, तो जब 4:58 होगा तो सेकंड वाली सुई जो चल के आएगी तो मिनट से टकराएगी ही ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन। अब दिक्कत आया 1 में कि सर ये क्या कर रहा है, तो बिटवीन 3:16 टू 3:17 बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कॉन्साइड। तो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को ओवरलैपिंग। क्या पढ़ाता हूं? ओवरलैपिंग, अधिरोपित। प्रत्येक घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होता है। इसका फॉर्मूला पढ़ाया था क्लास में, 60/11 इंटू इनिशियल टाइम। मतलब आपको यह चाहिए पेपर में कि 3 से 4 के बीच ओवरलैपिंग टाइम होता क्या। यदि मैं ओवरलैपिंग टाइम निकाल लूंगा तो देखूंगा कि यह टाइम इसके बीच में है या नहीं। जैसे अभी बज रहा है आपका 3:15-19, जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले ओवरलैपिंग हुआ 3:16 पर। 3:19 नहीं, 3:16 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3:19 हो रहा है। अभी 3:16 पर ओवरलैपिंग की घटना घटी है, लेकिन हमें याद तो रहेगा नहीं, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 60/11 इंटू इनिशियल टाइम क्या है? 3। 180/11, 11 1 जा 11, 6 4/11। तो 3:16, 4/11 पर ओवरलैपिंग होती है, कोइंसाइड होती है। तो वही तो पूछ रहा है ना कि 3:16 से 3:17 के बीच क्या ओवरलैपिंग होती है। तो बोलोगे हाँ। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? अब मैं देखा हूं कि बहुत सारे छात्र यहां पसीने पसीने हो रहे थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं बना पाए, पता ही नहीं कि कितना करना क्या है। और आप देखो कि देखते ही छोड़ दिए, बट देखते ही बनने वाला एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते ही छोड़ देते हैं। यही तो यूपीएससी चाह रहा है कि जिसको देखते ही छोड़ दे बच्चा, उसी को बनाना है। जो आ गया वही सफल। आपको यहां प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था कि मिनट का और सुई की टकराहट तो प्रत्येक मिनट में होगी, तो कोई नई बात तो नहीं कर रहा है। दिक्कत यहां आया तो हम निकाल लेते कि 3 से 4 के बीच ओवरलैपिंग होता है किस समय। यदि यहां 3:17 होता तो नहीं लेते, 3:16 है तो इसके बीच का टाइम है, ले लिया बोथ। ये 2.5 नंबर क्या ईश्वर का आशीर्वाद है या नहीं, गॉड का गिफ्ट है। देखो आप हंसते हंसते बिना पढ़े मैं आपको ये बता दिया कि ये सब क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में नहीं करने की वजह से ही थोड़ा सा हो जाता। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहां रोकूं कि इसमें हल्का सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, इसलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा रोक दिया हूं कि इसमें कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, नो डाउट। अब देखें, पुनः आ गया क्वेश्चन आपका एक डेटा सफिशिएंसी। कह रहा है कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो लिखा है कि ABCDEF किसी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6।
और सभी का फेस सेंटर की ओर है। आपसे पूछा गया कि ए के तुरंत लेफ्ट में कौन है। अब देखो, सी के ठीक सामने बी बैठा है और ई के ठीक सामने डी बैठा है। क्या इस कथन से इसको निकालना सही है क्या? नहीं निकाल पाएंगे। बट बी के ठीक लेफ्ट में कौन है? एफ। तो बी के लेफ्ट में एफ। लेफ्ट का मतलब बाईं ओर, बाईं का मतलब क्लॉकवाइज। आप क्या नंबर 2 से आंसर को निकाल पा रहे हैं? क्या इस क्वेश्चन का आंसर कथन 2 से निकाल पाओगे? नहीं, ऑप्शन बी गलत। क्या 1 से निकाल पाएंगे? गलत। अब दोनों को मिला दिया, तो सी के सामने कौन है? बी। और ई के सामने कौन है? डी। तो यहां तो ई और डी होगा, यहां डी और ई होगा, हाँ या ना? तो यहां कौन होगा? ए। मैंने पूछा ए के तुरंत लेफ्ट में कौन है, तो ए के लेफ्ट में बी डी में बी। नहीं निकाल पाया ना, तो आपका आंसर होगा दोनों मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, डी। लेकिन छात्र डर क्यों गए? उनको लगा नयापन क्वेश्चन। नयापन नहीं, वो आपकी लॉजिक की परख लिए है। दैट इज अ पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी। अब यही हाल एक एज बेस्ड क्वेश्चन पे पूछा है, जो मैथ का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए मैथ बहुत वीक है, इसको आप होल्ड कर देना, बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन छोड़ दिया। अभी मैथ की मैं चर्चा ही नहीं करना। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज, एक शेड्यूल है पजल का, कि ABCDEF प्रत्येक 1 घंटे की अवधि के लिए प्रातः 8 बजे अपराह्न 2 के बीच नियत किए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक लेक्चर होगा सुबह 8 से 9, सेकेंड लेक्चर कब होगा? 9 से 10, थर्ड कब होगा? 10 से 11, फोर्थ कब होगा? 11 से 12, 5 कब होगा? 12 से 1, और छठा लेक्चर कब होगा? 1 से। ये नहीं बना पाएंगे आप लोग पेपर में, क्योंकि पता ही नहीं चला क्वेश्चन करना क्या है। 1-1 घंटे के लिए सुबह 8 से 2 का रूटीन बनाया गया। तो फर्स्ट लेक्चर सुबह 8 से 9, सेकेंड 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से। अब देखिए आपको निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये टॉपिक है पजल का, लेकिन टॉपिक क्या है? डेटा सफिशिएंसी। कह रहा है कि तीसरी व्याख्यान में कौन सा व्याख्यान है? मतलब कहने का अर्थ कि थर्ड लेक्चर में कौन आ रहा है। अब क्वेश्चन 1, एफ के ठीक पहले ए है और ठीक बाद में सी है। समझा नहीं? तो पढ़ लो इंग्लिश में। लेक्चर्स एफ इज प्रिसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। ओके, तो एफ के ठीक पहले कौन है? ए, और फॉलो तो कर रहा है सी। एक चीज बताओ, क्या ये तीनों यहां हो? कई संभावनाएं हैं ना। क्या 1 अकेला पर्याप्त है? व्याख्यान बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है, बी के बाद कोई लेक्चर। इसका मतलब तो क्या इतनी जानकारी पर थर्ड निकाल सकते हो क्या? हो सकता है कि AFC यहां हो, कई संभावना निकल के आ रही। इसका आंसर क्या होगा? सही माने बंधु, इसको पढ़कर ही बनाना था पेपर में, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए। क्यों? डर लगा कि पता नहीं क्वेश्चन के। आपको शायद एनालाइज हो रहा होगा कि ये 2.5 नंबर क्या है हमारे लिए? बोनस। देखो ना, 10 क्वेश्चन तो मैं ये बता दिया कि सब बनाने लायक क्वेश्चन थे। हाँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अब देखिए फिर सीरीज आ गया। अब देखो आप लोग कूल होना, अभी इसको आप लोग खुद बना के दिखा दोगे, जरा खुद सोचेंगे आप। किसी का बना था पेपर में क्वेश्चन? 2 के बाद 12 है, 12 के बाद कितने हैं? 36, इसके बाद क्या? 80, फिर क्या? 150। क्या लग रहा है लॉजिक? सोच के बताओ क्या लग रहा है लॉजिक? ये ध्यान से देखें, कुछ लॉजिक लग रहा है? यदि यहां गैपिंग लेके चले तो 10 है,
यहां गैपिंग लेके चले तो कितने हैं, 24 हैं। यहां लेके चलोगे तो कितने हैं, 14, 34 है क्या ना, कितना हो जाएगा 44। यहां लेके चले तो 70, और लेयर लेके चलो तो कितना आ रहा है 14, और लेके चलो लेयर तो कितना आ गया 20, और लेके चला तो कितना हो जाएगा ये 20, 24, 26। अब देखो बन गया, कैसे बन गया, +6 +6 +6, तो 26 + 6 विल बी 32, और यहां लेके चलेंगे तो 70 + 32 विल बी 102, 102, और 150 और 102 का मतलब हो गया 200। लेकिन पेपर में क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि हमें अप्रोच नहीं मालूम था। मैं पढ़ाता हूं कि जब श्री में दिमाग काम ना करे तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, बहुत ही बेसिक अप्रोच क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल परंपरागत क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको नहीं बना पाया। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इसको बना सकते थे लेयर। अब देखेंगे आज इतने ही क्वेश्चन शायद अभी लाया है, इसमें कोई नहीं। मैं सिर्फ आपको इसी भी बताना चाह रहा था बंधु कि पेपर में हमें डरना नहीं है, कुछ सिलेबस को समझना है और कुछ बातों को सीखने की जरूरत है। पेपर देना इस साल के नहीं देना आप लोग को, क्या देने का विचार है आप लोग? प्रॉपर आप लोग कहाँ, यूपी से हैं या एमपी से, कहां से हैं? राजस्थान, राजस्थान, बिहार, एमपी, ठीक है। तो आप यदि राजस्थान हो या बिहार, एमपी, यूपी, दिल्ली, मुझे लगता है कि पीसी पे भी सी सेट है और अच्छे खासे क्वेश्चन है, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो। बीपीएससी में तो नहीं है सी सेट, प्री होता है, प्री फिर होने वाला आप लोग का सितंबर में, डेट आ गया है ना प्री का, 22 सितंबर का। अच्छा मेंस भी है, हाँ मेंस दे रहे हैं क्या आपने? दे रहे, बच्चे को बहुत छूट जाएगा जी। खैर मेरे ख्याल से पेपर डेट बढ़ाना चाहिए, लेकिन तर्क यह है कि वह मेंस और ये प्री है। अब देखिए क्या होता है, सरकार वहां बदली है, कुछ पर होता है कि नहीं। खैर लॉजिक है कि नहीं होना चाहिए। चले, तो यदि आप कल को देने जाएंगे स्टेट एग्जाम में ना, तो वहां आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। तो यहां मैं बता दूं कि सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, और ये तो बेसिकली रीजनिंग और डीआई, रीजनिंग और डीआई मैं सेल्फ पढ़ाऊंगा। मैं ना कल भी आप लोग क्लास दे रहा हूँ इंग्लिश के लिए, क्योंकि जो पढ़ाएंगे सर कॉम्प्रिहेंशन वाले उनको आप समझ लें, और उसमें मैथ करवाऊंगा और फिर 1 वीक का गैप दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐड अभी करवाना है, क्योंकि ऐड हम करवा नहीं पाए थे, बच्चों को सिर्फ रिक्वेस्ट पे किए थे। तो बच्चे को हमने कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाए, मैं डेट बढ़ा रहा हूँ उसका, इसलिए बच्चे आज कम आए हैं। तो आप लोग को इस वीक लगातार आना है, कल भी आना है, परसों भी। और कल कौन सा डे हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, पुनः मैं फ्राइडे को भी क्लास लूंगा। मैं फ्राइडे को अपने सिलेबस के बारे में पूरा बता दूंगा, मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और आप इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, मान लीजिए आप लोग का मैथ को डर लगता होगा, डर लग में मालूम है, आप भी डरती है मैथ से, तो अभी क्या आप लोग राजस्थान तो डर तो होता होगा, मैथ के पढ़ते हैं कहीं, हाँ डर ही है। मैं बता दूं, पहली बात डर को भगाना हो। मैं सिर्फ आपको भी ये बताने आया हूं कि अपने क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। एक चीज बताना, जो अभी मैं डिस्कस में किया हूं 5-7 क्वेश्चन, क्या डर भाग के नहीं भागा आपका? मैंने वो क्वेश्चन करवाया जिसको आप खुद बना सकते थे। अभी मैं सीट पूरा लाऊंगा और 2 क्वेश्चन मैं अभी होल्ड किया है, मैं बता रहा हूं। तो ये पार्ट्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कहीं 5-7 क्वेश्चन में बना लूं। लॉजिकल पार्ट डीएम और जीए में मैं खुद बताऊंगा, इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करें कि 80 मार्क्स थे, इसे तो जानते होंगे, इसे तो मैं बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो सिलेबस है एक्चुअली उसमें देखें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, सीरीज, मैथमेटिकल पजल्स, एलोगन क्लासिफिकेशन,
कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये सब हमेशा एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। फिर देखें, इसके बाद देखें लीनियर फ्लोर सीटिंग, इस बार सीटिंग आए हैं तो अगली बार ये आ जाएगा। पीआर के क्वेश्चन हमेशा हॉट आते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन रहते ही हैं, क्लॉक कैलेंडर है, डाइस इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग ऑफ फिगर, लॉजिकल वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी कभी आता है कभी नहीं आता है, ये सब हॉट टॉपिक है। फिर देखें आप इसके बाद टॉपिक लॉजिकल, सिलॉक्स 2 क्वेश्चन आए थे, क्रिटिकल पजल वाले आए थे किसमें कभी करवा रहे था वो डाटा सफिशिएंसी वाले, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब एलआर का टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग। फिर देखें इसके बाद सफिशिएंसी, असर्शन, पैराग्राफ, इसके वेटेज कम है लेकिन यह पार्ट है नॉन वर्बल। जैसे आपने देखा होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूं कि मिरर इमेज वाले क्वेश्चन थे ना, नहीं थे, एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन था, एक पूछा था, ये पार्ट किसका है, नॉन वर्बल का। एम्बेडेड, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सब पार्ट्स आपका है नॉन वर्बल। यदि इसको ठीक से पढ़ लिया जाए, 40-50 टॉपिक हैं टोटल, तो मुझे लगता है इसका डर नहीं होगा। और मैं जितना भी रिजल्ट 2011 से दे रहा हूं, सभी बच्चे हमारे रीजनिंग के बल पे रिजल्ट देते हैं। आपके राजस्थान के बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हमारे यहाँ, ये लगभग 10-12 तो है जिसके टाइटल पे मीना लगा हुआ है, सब आप भी वहीं अच्छे सारे पोस्टेड हैं, अब बड़ी अच्छे पद पर, कोई एसपी है वो, ठीक है। मेरी भूमिका 1% ही है क्योंकि मैं तो ज्यादा पढ़ाया नहीं उन बच्चों को, अपने बल पे किए, लेकिन सीसेट का दावेदार मुझे ही मानते, सर नहीं कराया। राजस्थान के प्रॉपर पूरे ऑल इंडिया में बात छोड़ दो, राजस्थान के टाइटल है जो लगा रहता है इस प्रकार, लगभग 15+ बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब में हैं, अच्छे IAS IPS के रैंक पे। उनका कहना है कि सर आपने सीसेट में जो हमें दे दिया ना, उसे प्री पास कर। मेरी भूमिका बहुत ज्यादा तो नहीं है, मैं तो मैथ्स का पढ़ाता नहीं हूँ, जीएस पढ़ाता हूँ। उनका एक रिस्पेक्ट आज भी है कि सर आप यदि नहीं होते तो मैं सीसेट नहीं करता, तो मैं एसपी नहीं बनता, IAS नहीं बनता। उनका एक तर्क है, तो वो बड़प्पर हो उनका, पता नहीं जो सच्चाई क्या होता आप बताएंगे, ऐसा है क्या? बिना सीसेट तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप लोग। तो सीसेट का डर मैं भगाता हूँ रीजनिंग और DI के बल पे। मैथ इसलिए पढ़वाता हूं कि कम से कम मैथ पढ़ने से एक टॉपिक के डर को हट जाए। पेपर मत बनाना, लेकिन पढ़ना जरूर है। जब पढ़ लोगे ना तो 4 से 5 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, जो आप अपने आप बन करेगा बनाने का। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टॉपिक का वेटेज शुरुआत में था ना, आरती वाला टॉपिक शुरुआत में ही था लगता है टॉपिक, ये तो मैथ का सिलेबस हो गया। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वह कम से कम 5-7 सही हो जाना चाहिए। हो सकता है कि इस वर्ष IPS का वेटेज बढ़ा दे। IPS का मतलब इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप कल भी आप आए, कल क्लास में कॉम्प्रिहेंशन का, इस वीक ना आप सिर्फ समझने का प्रयास करना। आज थोड़ा मैं कम लिया हूं क्योंकि मैं 1 वीक का आप लोगों को गैप दूंगा, 1 वीक का, और वह 1 वीक का गैप के बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करें, ठीक है। और 1st वीक ऑफ सितंबर रखा हूं, बट कल आपको आना है, कल भी आना है, परसों, इस वीक लगातार चलेगा। अगले वीक में 1 वीक के लिए गैप दूंगा, थोड़ा सा उसको पब्लिसिटी नहीं हो पाया, प्रचार बहुत बच्चों को मालूम नहीं है। इसे आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं आप दूर से आते हैं? मुखर्जी नगर में ही आप लोग? आप कहाँ? यहीं बगल में ही है तो आपका? अच्छा, आप तो खैर लोकल ही।